आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। आज जुमा है यानी कॉलर्स डे। 3 लाइनें खुली हुई हैं 02132330923 एक नंबर है, और दूसरी लाइन में आखिरी जो 23 है उसकी जगह 28 लगा लें तो दूसरा नंबर बन जाएगा, और फिर 28 की बजाय अगर 30 लगा लें तो तीसरी लाइन खुल जाएगी। कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से। जनाब, सजाए मौत देकर एक मुजरिम से कहा जज ने, बिला खौफो खतर जो आखिरी ख्वाहिश हो बतला हो। बहुत लटका के मुंह बोला वो मुजरिम, अब तो जज साहब मेरी ख्वाहिश तो यह है मरे बदले तुम लटक जाओ। वाह। सर ये एपी, मेरा सवाल ये है छोटा सा कि जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जी, उसका ISPR से क्या ताल्लुक है? हाँ, ये सवाल जो है इसका जवाब हम भी मुसलसल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ISPR का क्या ताल्लुक़ है, बल्कि ये भी याद आ रहा है कि जब भी मुशर्रफ साहब बयानात देते थे रिटायरमेंट के बाद, तो उसमें से अगर कोई बयान जो है वो कुछ गैर मामूली होता था और कोई ISPR से पूछता था कि जनाब आप क्या कहते हैं, तो मौक़िफ़ ये था सरकारी ऑफिशियल ISPR का कि ये वो रिटायर आदमी हैं और ये उनके ज़ाती ख़यालात हो सकते हैं, फ़ौज की पॉलिसी से या फ़ौज से इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात तशना हैं, कुछ लोग तलाश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर याद दहानी। मोहम्मद इमरान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर वसदुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। तो सर मेरे 3 मुख्तसर सी बातें हैं ज़रा सी, तो उसका प्लीज़ मुझे जवाब। एक तो सवाल है मेरा कि हमें ये चूरन अक्सर बेचा जाता है कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत आज़ाद खारजा पॉलिसी है, तो उसकी कलई तो सर आज महातिर मोहम्मद साहब ने उतार के रख दी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कमिट करते हैं मलेशिया जाने के लिए, लेकिन जब सऊदीया बोलता है कि 40 लाख लोग आपको मैं निकाल दूंगा, आपके स्टेट बैंक से अपने पैसे निकाल लूंगा, तो हम फौरन वापस हो जाते हैं वहां से। तो सर इतनी तो हमारी आज़ादी है। अच्छा, दूसरी सर मेरी बात यह है कि जिस किस्म के आज ऐसा फैसला आया सर, तो मैं अपने नाकिस राय मेरी सिर्फ इतनी सी है कि हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। इमरानी मुआहदा करें हमारी अदलिया, हमारी पाक फौज और हमारे सियासतदान, तीनों तमाम सियासतदान जिनको आप गद्दार कह चुके हैं, कोई गद्दार नहीं है सर, सब मुहिब्बे वतन लोग हैं, तीनों बैठ के और इसको सर आपकी मीडिया को भी मेहमान अदाकार के तौर के ऊपर इसके तो जरूर शामिल किया जाए, ठीक है ना। और ये मुआहदा करें कि जो पिछली गलतियां हो चुकी जिससे भी, वो उस गलतियों के ऊपर सॉरी करें और आगे बढ़े, क्योंकि सर यहाँ से तो मुकम्मल तबाही नजर आ रही है, इदारे जिस तरीके से आपस में गुटमुट हो चुके हैं, ठीक है ना। और फौरी तौर के ऊपर दूसरे इलेक्शन कराए जाए और आवाम के हकीकी नुमाइंदों के हवाले हुकूमत करी जाए, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, ठीक है। और तीसरी बात सर मेरी इतनी सी है, जैसे आज आसिफ एक खुसा साहब आज रिटायरमेंट हुई है, मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे इनके तमाम फैसलों से तो सर मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एक फैसला सर इन्होंने ऐसा किया कि जिसके बारे में हमारी आवाम मीडिया कभी बात नहीं करती थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है हम उस मौजू पर बात जरूर कर रहे हैं। थैंक यू। कौन सा? अच्छा, ग़ालिबन आपका इशारा जो है, जो हालिया फ़ैसला है उसकी जानिब है, लेकिन आपने ज़ाहिर है कि तबसरा किया 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, और सवाल तो इसमें कोई था नहीं, और आपकी राय बहरहाल सुनी गई, आपकी राय अहम है। सज्जाद हसन साहब हैं सियालकोट से। जी सज्जाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाइए। जी सर जी, मैंने एक सवाल करना था। जैसे कोई दीनी मसला हो तो फिर बंदा किसी मुफ्ती के पास जाता है, उसका वो सियासी सवाल के लिए आप जैसे जो बड़े साफ़ी हैं, मैंने कहा चलिए उनसे रहनुमाई ले। फरमाइए। सर जी, ये मैंने पूछना था कि जो ये एक्सटेंशन के लिए कानून साजी होनी है जी साहब के लिए, उसमें जो मोदी की यार की जमात, गद्दार और जो करप्शन और इस तरह के जो सियासतदान हैं, उनसे वोट लेना जायज़ होंगे या वो भी नाजायज़ होंगे?
तो ये सवाल तो सियासी नहीं है, और इसमें जायज़ नाजायज़ की जो आपने बहस छेड़ दी है, तो ये तो ज़ाहिर है कोई मुफ्ती साहब ही इसका दुरुस्त जवाब दे सकते हैं, और मैं ख़ुद को अहल नहीं समझता। लेकिन बहरहाल आपने एक लतीफ़ पैराए में जो तंज़ किया है सियासी क़ुव्वतों पे और उनके अपॉर्चुनिज़म पे, वो बहरहाल मुझ तक पहुँच गया है। अगले कॉलर कौन है? हेलो, काजी रईस साहब कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो ये इसी फैसले के हवाले से अब्दुल्ला खान साहब एक सवाल था मेरा, मैं थोड़ा सा अगर आप उसमें रोशनी डाल दीजिए जी। वो ये था कि ये अगर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये जो परवेज मुशर्रफ साहब, क्योंकि जाहिर है कि तो सबको मालूम ही है कि ये इनका कोई ताल्लुक खास तौर पे इनके वालिदैन को, इनका खुद भी उन हिस्सों से नहीं था जो कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ मौजूद थे। मतलब इनका पाकिस्तान माइग्रेंट थे, हिजरत करके इनके वालिदैन यहाँ पे आए थे और ये खुद भी। तो क्या अगर वो ये अगर ये वजह है कि इनके खिलाफ इस तरह का फैसला है कि क्योंकि सन ऑफ सॉइल नहीं है, कि अगर इनका ताल्लुक सिंध, पंजाब, सरहद या बलूचिस्तान से होता, या आपकी काजी साहब ज़ाती राय तो हो सकती है, मैं कम से कम एक लम्हे के लिए भी ये राय सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि फ़ौज में या जो दीगर इदारे हैं अदलिया, उसमें इस बुनियाद पे इंसाफ का जो है बंटवारा हो या किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो कि कौन कहाँ से आया है। ये हमारी ज़ाती सोच तो हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि अभी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इदारती सोच भी यही हो। सॉरी, ये आपका ज़ाती प्रॉब्लम लग रहा है। जी अगला, आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं ये कह रहा था कि ये जो 169 पेजेस का जो ये फैसला है जी, इसमें सारा झगड़ा जो है वो 66 पेज के ऊपर है। अगर इसको ये अदलिया वापस ले ले तो क्या बाकी आप फैसले को तस्लीम करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, ये जो जस्टिस साहब हैं सेठी साहब, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कलभूषण के मामले में भी यही इन्वॉल्व थे उस केस में। तो अगर आप इनको दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं तस्लीम कराते तो क्या उस केस को भी रिव्यू किया जाएगा? जी, ये जाहिर है कि आपने जो सवाल किया है कि अगर 66 नंबर जो पैरा है वो निकाल दिया जाए, ये मैं और आप नहीं कर सकते। जाहिर है कि जब ये पूरा मुकदमा रिव्यू में जाएगा ऊपर के फोरम पे, तो हमें नहीं मालूम कि वहाँ क्या तब्दीली आती है या इसे बरकरार रखा जाता है या क्या होता है, ये उनका इस्तेहक़ाक़ है। हम लोग तो ज़ाहिर मजाज नहीं हैं कि अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से फ़ैसले तब्दील करते फिरें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जो वो जज साहब के बारे में कि उन्होंने जो पिछले फ़ैसले किए हैं, तो ज़ाहिर है कि पिछले फ़ैसले भी ख़ासे सिग्निफ़िकेंट हैं और अहम हैं। और ये जो है कि जी वो उनका ज़हनी तवाज़ुन है, ये किसी इंडिविजुअल की ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन इदारा मेरा नहीं ख़्याल कि आला अदलिया जो है वो इस ज़ाती राय को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देगी जो जज साहब का रिकॉर्ड है उसकी रोशनी में। जी, मोहम्मद अली साहब हैं कसूर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं बात करना चाहता हूँ यही जो आजकल जो जज साहब का मसला बना हुआ है। जी जी। तो पहले भी एक दोस्त ने आपसे बात करते हुए जो एक वजाहत पेश की है कि तमाम अदारों के जो सरबराह हैं उनको बैठ के, ये जस्टिस खोसा साहब ने भी कुछ अर्सा पहले बात की थी कि हमने अगर इस मुल्क का सोचना है किसने क्या क्या गलतियां की हैं, कभी हम किसी को गद्दार का खिताब दे देते हैं, कभी हम किसी को गद्दार का खिताब दे देते हैं। तो जो बात है कसूर में तो सब लोग शामिल है, कहीं पे अदलिया शामिल है, कहीं पे सियासतदान शामिल है, कहीं पे मिलिट्री शामिल है जी। तो हम अपने गिरेबान में तमाम झांक के इकट्ठे बैठ के, तो अगर हमें इस मुल्क पे कोई तरस है, हमें इस पे कोई रहम है, हमने इसका बेहतर सोचना है, तो तमाम अदारों के जो सरबराह हैं उनको चाहिए कि वो बैठ के वो एक नेशनल डायलॉग या कौमी बयानिया बना के सब अपनी अपनी हदूद में वो कायम हो जाए
ताकि इस मुल्क का कुछ बेहतर हो जाए। हाँ, वो ठीक है आपकी बात कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि बहुत हद तक दारोमदार ये है कि किसकी क्या नीयत है और कौन क्या करना चाह रहा है, अल्टीमेट उसका गोल क्या है। इस सब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास अच्छा भला एक ज़बरदस्त किस्म का आइन मौजूद है। अगर उस आइन में जो तयशुदा दायरा इख्तियार है हर इदारे का, उसी में ही रहने का अहद कर ले, तो फिर हमें ये रिकन्सिलिएशन, ट्रुथ कमीशन, ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी इदारे का या फ़र्द का इरादा नहीं है अपने दायरे में रहने का, तो आप 1000 बार जो है कॉन्फ्रेंसें बुला लें, वादे ले लें, कस्में दिलवा लें, कुछ नहीं होने का है। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि जो लिखी हुई दस्तावेज़ है उस पे मिन्नो अन अमल किया जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अल्टीमेटली यही करना पड़ेगा, भले कितने ही साल गुजर जाएं। नादिया अली हैं एबटाबाद से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लाइव बात कर रही हैं इस वक्त? जी जी, फरमाइए। अच्छा, ये एक तो ये पूछना, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहले तो आप अपना जो टीवी है अगर उसकी आवाज़ बंद कर दें तो आप बात कर पाएंगी, वरना आप इसी तरह जो है रिपीट करते रहिए। जी जी, मैं इस तरह है कि एक मेरा सवाल ये था कि जब जनरल या ब्रिगेडियर लेवल के लोगों को आर्मी जब सजा खुद देती है तो तब वो तौहीने आर्मी नहीं होती, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या ये पूरा फैसला, इसमें से पैरा 66 अगर हटा लिया जाए तो क्या वो उसमें कोई हर्ज है, यानी पूरा फैसला वैसे ही रहे, सिर्फ पैरा 66 हटा दिया जाए? ठीक है, ये आपने जो सवाल किया इससे पहले एक और साहब इसी से मिलता जुलता सवाल कर चुके हैं, और उसमें यही है कि पैरा 66 रहेगा या नहीं रहेगा, ये फ़ैसला करने के मजाज ना आप हैं ना हम हैं। ये कोई जो आला फोरम जिस पे अपील होगी या नज़रसानी की दरख्वास्त जाएगी, सिर्फ वही कर सकता है। ख्वाहिश ज़ाहिर है कि हम रख सकते हैं कि जो भी फ़ैसला हो, भले जितना भी सख्त तरीन फ़ैसला हो, वो तहज़ीबी और क़ानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहे, लेकिन इसका फ़ैसला भी आला अपीलेट फोरम जो है वही हो सकता है। सैयद माजिद साहब हैं कराची से। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये कहना था कि ये जो सिलसिला आजकल चल रहा है जनरल मुशर्रफ साहब का, जी आपने ये देखा होगा कि कराची में एक, जैसे कहते हैं ना, एक नई लहर दौड़ गई है। लोग इतने, यानी कि वो सब मुहिम वतन है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा पाकिस्तान। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कराची वाले कितना, यानी कि अभी फौज की सपोर्ट हर कुछ कर रहे हैं और हमेशा फौज की सपोर्ट करते रहे हम तो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क का जो मसला वो करप्शन नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं है। इस मुल्क का मसला है तासुबियत। अगर आप इस मुल्क से तासुबियत खत्म कर दें, ये मुल्क कहाँ चला जाएगा, आप ये मेरी बात लिख लें। और ये काम फौज कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, और ये काम फौज कर सकती है। और मैं फौज को सलूट करता हूँ, तमाम अपने फौजी भाइयों को, जनरल्स को, सबको सलूट करता हूँ कि वो ये अगर काम कर दे कि इस मुल्क से तासुबियत खत्म कर दे, ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लें, और इंशाल्लाह ये होगा और हम फिर पाकिस्तानी बन जाएंगे, सब पाकिस्तानी बन जाएंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी तजवीज़ है ये। और कौन कॉलर्स? तो ठीक है, बाकी जो कॉलर्स हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। इश्तिहाराई वक्फा जो है उस पे जाने को प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, चैनल को थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए, एक ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। पेशावर से हैं महनाज गुल। जी महनाज बीबी। हेलो जी, फरमाइए महनाज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये जुडिशरी से जो भी डिसीजंस आए हैं जी, इस हवाले से जी जी फरमाएं। बोलूं अभी जी? जी जी बोलें। अच्छा जी, जी मैं ये इस हवाले से बोलना चाह रही हूँ, जो जुडिशरी के जो डिसीजंस आए हैं और इससे तो साफ हेट्रेड लग रही है अगेंस्ट जो आर्मी है।
तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रही थी मैं, क्योंकि हम लोग पेशावर में रहते हैं और हम PCM और ये सारी चीजें हम फील भी कर रहे हैं, स्मेल भी कर रहे हैं, तो क्या ये इतने वो हो गई है जुडिशरी जो हमें इस किस्म के डिसीजन दे रही है, तो यानी इससे तो हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और वैसे भी अगर हम आप देखें तो जो भी क्लास में सबसे कम नंबर लेते हैं वही लॉयर या जजेस बनते हैं, तो अब इनकी तो कॉम्पिटेंसी पे भी हमें शक होने लगा है। और जिस जज ने ये डिसीजन दिया है तो ये तो कोई इसकी तो दिमागी हालत भी हमें ठीक नहीं लगती। ठीक है, कल से जाहिर है कि एक डिवीज़न तो है शहरियों की आरा में कि ये डिसीजन जो है ये इसकी ज़बान कैसी होनी चाहिए थी और जज जो हैं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं या नहीं हैं, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कल से डिबेटेबल हैं, जो कि एक अफसोसनाक सूरत हाल भी है। अब देखते हैं कि इसका हल एक ही निकल सकता है कि इवेंचुअली ये जो फ़ैसला हो गया अब ये तो आ गया है, अब इसके साथ अपील की शक्ल में या किसी और शक्ल में क्या होता है तब कोई वे आउट निकलेगा। लेकिन ये जो आपकी गुफ्तगू है ये हमारे लिए नई है। पिछले 48 घंटे से ऊपर से नीचे तक कुछ लोग हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, कुछ लोग तकरीबन उतनी ही एग्रेसिव ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी एग्रेसिव ज़बान फ़ैसले में आई है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तारिक महमूद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी फरमाएं। जब से ये फैसला आया है जी, मुख्तलिफ दानिशवरों के मुख्तलिफ फैसले मुख्तलिफ चैनलों पर देखने और सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा, इनमें एक जो दानिशवर का जो तबसरा है वो ज़रा अप्लाई करता है कि भुट्टो साहब ने जब ये आज 30 तरमीम आइन में दाखिल जरूर की लेकिन उसको काबिना या पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं करवाया, क्योंकि भुट्टो साहब भी जानते थे कि इस तरमीम से माशला का रास्ता बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि लफ्ज़ गद्दार जो है ये इंतहाई टेक्निकल लफ्ज़ है। मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से को इस लफ्ज़ को भी डिटेल के साथ डिफाइन करे कि ये किन मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक फौजी वो बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है, करप्ट हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। गद्दार पाकिस्तानी फौजी गद्दार नहीं हो सकता। तो ये जो लफ्ज है, जी मेरी रिक्वेस्ट है अपना डीपली समझ गए हाई ट्रीजन है बेसिकली जो ओरिजिनल लफ्ज़ है, और हाई ट्रीजन का उर्दू मुतबादिल फ़िलहाल तो आइन से या जो है संगीन गद्दारी इसी तरह के तर्जुमे आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर इस्तिलाह में बेहतरी की गुंजाइश होती है। आई एम श्योर कि अगर तलाश किया जाए तो शायद इससे ज़्यादा बेहतर इस्तिलाह मिल सके ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि किस तरह की गद्दारी। जहाँ तक आपका ये कहना है कि फ़ौजी गद्दार नहीं हो सकता, तो इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है। हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, इसलिए कि गद्दारी का ताल्लुक़ किसी प्रोफेशन से नहीं है, गद्दारी का ताल्लुक़ है सरकमस्टांसिस से, शख्सियत से, और उस वक्त जो है उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी जो गद्दारी कर रहा है। इसको किसी उससे जोड़ना के साथ फ़लाँ प्रोफेशन का आदमी नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। मेरा ख़्याल है ये एक जज्बाती बात होगी। सुहेब अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत अर्से से आपसे बात करना चाह रहा था, हमेशा नंबर बिजी जाता था। जी फरमाएं। जिस तरीके से ये फैसला हुआ है जैसे मुशर्रफ साहब का या किसी का, मुझे इतना इनसे कंसर्न नहीं कि ये मुशर्रफ साहब का है, बट जो सिस्टम है वो उससे बड़ा कंसर्न है। जिस तरीके से आइन की तशरीह की जा रही है आर्टिकल 6, उसमें सिर्फ एक फर्द वाहिद को ही गिना जा रहा है, जबकि उस आर्टिकल 6 में पढ़ा जाए तो उसमें तमाम सपोर्टर्स भी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई घर में किसी के घर में चोरी होती है, 3-4 लोग करते हैं, हम सिंबॉलिकली एक को सजा दे दें और कह दें कि बस इसको दे। सोहेब अली साहब, आपने क्या पूरा फैसला पढ़ा है? उसमें तो नहीं, आपने नहीं पढ़ा ना? अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, अगर नहीं पढ़ा, उसमें यह है कि ये जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है बिल्कुल ये है, इसलिए कि बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फैसले के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फैसले के मुताबिक बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने एक नशरी तकरीर की थी, पूरा सबूत मौजूद है और वो उससे इनकार भी नहीं करते। तो इसलिए जो बुनियादी जो मुहर्रिक थे,
मरकज़ी किरदार थे वो तो जनरल साहब खुद ही थे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि बाकी लोग, तो बाकी लोगों का भी इंतज़ाम इस फ़ैसले के अंदर ही किया गया है और हुकूमत से ये कहा गया है कि जितने भी जनरल साहब के इर्द गिर्द लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सब के ख़िलाफ़ जो है रियासत केसेस दायर करे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ भी जो है कोई सोमोटो एक्शन नहीं हुआ था, बल्कि रियासत ही इस्तग़ासा बन के आई थी। तो बाकी जो इनके एड्स या अबेटर्स वगैरह जो भी हैं उनके बारे में भी इस फैसले में साफ़ तौर पे लिखा है कि जो भी हैं उनके ख़िलाफ़ भी रियासत जो है मुकदमा दायर करे। लिहाजा ये तासुर जो है मेरा ख़्याल है ये मज़ीद नहीं फैलना चाहिए कि सिर्फ ये पर्सन स्पेसिफ़िक है। अलबत्ता दूसरे जो किरदार हैं उनको अलहदा से मुकदमे का सामना करना पड़ेगा अगर इस फैसले पे अमल दरामद होता है। और थोड़ा सा एक और ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे। असलम भट्टी साहब हैं कराची से। जी असलम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको कम्प्लीमेंट दूंगा कि आप टीवी पे काफ़ी उम्र रसीदा नज़र आते हैं आपके सफ़ेद बालों की वजह से और सोबरनेस की वजह से जी। मगर जब मैं आपके नाजरीन को बताना ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने आपको लाइव उर्दू कॉन्फ्रेंस में एक थैला लटकाए हुए एक स्मार्ट से आदमी को इधर से उधर भागते दौड़ते और काम करते हुए देखा, तो मैंने कहा कि ये तो रिजेम्बलेंस बिल्कुल ही आपका वो उससे मिलता ही नहीं है। बिल्कुल आप यंग आदमी हैं मगर टीवी पे आप माशाल्लाह बहुत उम्र रसीदा नजर आते हैं। बस असलम भाई इस कॉम्प्लीमेंट के बाद तो आप मुझे मिलिए ताकि मैं आपको मिठाई खिलाऊं, थोड़ी सी दूध पत्ती जो है उससे आपकी तवाज़ो करूं। आपने मेरा खून जो है 1 लीटर बढ़ा दिया। अब आप फरमाइए। बहुत टीवी पे बहुत फ़ोन करता रहता हूँ मगर बहुत सारे चैनल ये पूछते हैं पहले कि भाई आप सवाल क्या करेंगे, सवाल को स्क्रूटनाइज करके जब उनको वो होता है तो उसके बाद वो नशर करते हैं, मगर आपका प्रोग्राम जेन्युइन लाइव आता है, जेन्युइन लाइव। मैं सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस वक्त कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, इसका मतलब है कि ये जेन्युइन लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप फरमाइए। एक सवाल मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ कराची में पिछले कोई 30-32 साल से रेंजर्स और फौज सिंध हुकूमत की मेहमान है, यहाँ रहते हैं, खर्चा वर्चा सब सिंध हुकूमत उठाती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक छोटा सा झगड़ा डॉक्टरों और वकीलों के दरमियान हुआ, तो उसको बहाना बना के रेंजर्स की बहुत सारी प्लाटून अब लाहौर पहुंच चुकी है। तो मुझे बताएंगे कि अगले कितने साल वो वहाँ रहेंगे? 30-32 साल तो उनको वहाँ रहना चाहिए ना, इंसाफ के उसूल से, कि जब यहाँ रहें तो वहाँ पे भी 30-32 साल रहें। बेहतर। आपकी जो लहजे में जो पैगाम था वो ना सिर्फ मुझ तक पहुँचा है बल्कि हो सकता है रेंजर्स तक भी पहुँच गया हो। पंजाब में रेंजर्स आते जाते रहे हैं। एक दफ़ा जो शरीफ बरदरान हैं उनकी हुकूमत के दौरान भी आए थे जब टेररिज्म ज़ोरों पे था। तो अब यह कि कराची चूँकि बाज़ लोगों के नज़दीक एक एक्सक्लूसिव केस है कि जहाँ पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, और आज भी इस तासुर को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। तो रेंजर्स को वाकई कई साल हो चुके हैं और पुलिस जिसके बारे में वादा था कि उसे अपने पाँव पे जल्द खड़ा कर दिया जाएगा, वो जल्द कब आएगा मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। वसीम सादिक साहब हैं गुजरात से। जनाब हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वसीम साहब जनाब जी फरमाइए। जी रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपको जो कहना है कहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, आपका टीवी चल रहा है इस वक्त, मुझे लग रहा है। जी टीवी बंद कर दें। जी टीवी बंद कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब आप फरमाइए। सर गुजरात से वसीम सादिक वसीम बोल रहा हूँ। जी बंद कर टीवी बंद कर दें बस। सर बात बंद हो गई है। सर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, आप स्पेसिफिकली जो बात कहना चाहते हैं प्लीज कह दीजिए। जी सर मैं ये बात है ये जो मौजूदा फैसला आया ना जी ये सेठ वकार साहब का जो फैसला आया मौजूदा जी ये जज साहब के बारे में, इस पे बात करना चाहता हूँ कि
पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, अदलिया की तारीख में पहली मरतबा के कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि किसी जज ने, और भी बड़े अदलिया के फैसले आए हैं, लेकिन पहली मरतबा किसी जज ने किसी डिक्टेटर के खिलाफ इतना अच्छा और आइन कानून और अपने जमीर के मुताबिक और जुर्रतमंदी से फैसला दिया है। मैं जस्टिस वकार साहब को दिल की अथाह गहराइयों से और पूरी कौम की तरफ से खराज तस्लीम पेश करता हूँ। ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि दूसरी बात ये है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम हर उस बात को सच समझते हैं, ये हमारा अलमिया है कि जो हमारे मफाद के मुताबिक है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत फैसले आए, जिसके खिलाफ फैसला आया उसने कहा जी अदलिया गलत है। जो अदलिया नजरिया जरूरत के मुताबिक फैसला दे वो थैली के बैंगनों के लिए काबिल कबूल है, और जो जज जो अदलिया अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने जमीर के मुताबिक फैसला दे उस पर ये तनकीद जो है ना, ये बहुत बड़ा कौमी अलमिया है। ठीक, हमें फैसलों को तस्लीम करना चाहिए और उन फैसलों के खिलाफ जो हमारे फोरम है उन फोरम पे जाना चाहिए। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये किसी अदारों का टकराव है या अदारे के खिलाफ फैसला है, वो लोग जो है वो अकल से काम नहीं ले रहे, बल्कि वो खुशामदी लोग हैं जो अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के अदारों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ठीक है। अब आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दो तीन जो मुख्तलिफ इसके पहलू हैं उसके हिसाब से समेट दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ियाउल हक हाशमी साहब हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए ज़िया साहब। मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ना बहुत अर्सा हो, 70 साल हो गए, 71 साल हो गए, मुल्क के हालात ऐसे ही चलते जा रहे हैं। आप मेरी एक आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरीके से इस मुल्क के अंदर जितने भी सरकार अंजाम देने वाले मुलाजमीन हैं उन सबको फौरी तौर पर किसी भी कानून के तहत उनके जो कारहाय हुकूमती वो अंजाम देते हैं उसके लिए उनको कुरान पर हलफ उठवाए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक ठीक। जहाँ पर जिस भी कैपेसिटी में जो है वो कुरान पर हलफ उठाए। ये छोड़ दे रब की जात के ऊपर उन बंदों को, वो जाने रब जाने। ठीक है सर, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जो गैर मुस्लिम मुलाजमीन है उनके बारे में क्या कहते हैं? वो सर अपने मजहब के अकायद अपने उसके मुताबिक जीता है या कोई और है या जो भी है वो उस पर हलफ उठा ले। बेहतर बात तो एक ही है ना जी। हाँ, अकीदे को तो हमने तंग नहीं करना ना। सही है, सही है, तजवीज़ है ज़बरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद कॉल्स लेते हैं। साबिर माइकल साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो साहब मैं 2-3 इशू पे बड़ा मुख्तर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस फैसले के हवाले से एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं इस फैसले की मुकम्मल तौर पर हमायत करता हूँ जी, लेकिन जो सजाए मौत का पहलू है वो शायद ऐसा है कि ऐसे मामलात में या किसी भी सूरत में मैं ज़ाती तौर पे सजाए मौत के हक में नहीं हूँ, और इसकी जो जुबान है शायद वो जज साहब अगर थोड़ा सा माइल्ड इस्तेमाल कर लेते तो ये जो जिन लोगों को बातें करने का मौका मिल रहा है जी जी शायद जरा कम मिलता। हाँ। तो दूसरा नुक्ता जो सर मैं आज खास तौर पे उठाना चाहता हूँ वो जो हिंदुस्तान में जो सिटीजन एक्ट है उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। जी। मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, और मैं खास तौर पे जब पाकिस्तानी मीडिया को देखता हूँ तो पाकिस्तानी मीडिया उसको सरीहन मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का मसला बना के पेश करता है, जबकि वहाँ जो हिंदू तारीखदान हैं, रोहाम गोहा उनका शायद नाम है, कोई हरीश नामी समाजी कारकुन है, अरुणदित्य राय, हजारों लोग हैं जी। हजारों लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। जी। मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ अपने जो लोग मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जब किसी भी मसले को आप मजहब का मसला बना देंगे, चाहे वो कश्मीर का हो,
फलस्तीन का हो या हिंदुस्तान में सिटीजन एक्ट का हो, बेहतर, तो वो उसके लिए सपोर्ट लेवल कम हो जाएगा। जब आप उसको जनरलाइज ह्यूमन राइट्स मैटर रहने दें तो उसके लिए हर कोई खड़ा होगा। और दूसरा, ये कानून इतना मजहब का खेज है कि बतौर क्रिश्चियन अगर मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि खुदा ना खास्ता ये मुझे अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़े तो मैं इंडिया में जाऊं, यहाँ पे ऑलरेडी मसीहों को जिंदा जलाया जा रहा है, ये काबिल मजम्मत कानून है। दूसरी चीज जो मैं, तीसरी बड़ी अहम चीज आज एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ और तमाम मेंबर जो हमारे जी फरमाइए, वक्त कम है, वक्त जी जी प्लीज हमारे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ हुकूमत सिंध का एक मसीही माजूर शख्स के खिलाफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन का एक केस आपके सामने रखना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर। देखिए बात ये साबिर माइकल साहब, वक्त असल में हमारे पास नहीं है। जाहिर है कि जब आप केस बताना शुरू करेंगे फिर भी आपकी बात नामुकम्मल रह जाएगी, लिहाजा मैं इसको जो है यहीं छोड़ता हूँ। अगले हफ्ते कोशिश की जाएगी कि अगर आप स्पेसिफिकली इस बारे में बात कर सकें तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो वक्त की क़िल्लत के सबब हम और आपसे मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो ये थी आज की आपकी राय और हम ज़्यादातर सुनते रहे और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस की बोला भी। इंशाअल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।